Sneha is a senior manager working for a big reputed hospital chain in a mid-sized cities. She has been made in charge of a new super specialty center that the hospital is building with the state-of-art equipment and world-class medical facilities. Okay, यहाँ तक क्या है, स्नेहा है एक सीनियर मैनेजर है किसी रेप्यूटेड हॉस्पिटल की, उस एक अब नई सुपर स्पेशलिटी सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ पे उसको इंचार्ज दिया गया है, लीड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, the building has been reconstructed and she is starting the process of procurement of various equipment and machine. As the head of the committee responsible for procurement, she has invited bid from all the interested reputed vendor dealing in the medical equipment. अब क्योंकि हॉस्पिटल है उसको जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसकी ज़रूरत है, उसकी प्रोक्योरमेंट के लिए उसने क्या किया है, जो वेरियस वेंडर है रेप्यूटेड वेंडर है उनको कॉल किया है और उनको बिड के लिए इनवाइट किया है। ठीक है, नेक्स्ट, she notices that her brother, who is a well-known supplier in this domain, has also sent his expression of interest. Since the hospital is privately owned, it is not mandatory for her to select only the lower bidder. Also, she is aware that her brother company has been facing some financial difficulties and a big supply order with will help him recover. अब यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई है, इसका ब्रदर वो भी एक वेंडर है मेडिकल इक्विपमेंट में, उसने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है कि भाई मैं भी इस बिड का पार्ट होना चाहता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ उस क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है तो ऐसी कोई कंपल्शन नहीं कि भाई लोअर बिडर ही चाहिए, हायर बिडर भी सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन उसे ये भी बात पता है कि उसका ब्रदर जो इस मेडिकल इक्विपमेंट वेंडर का जो काम करता है उसमें उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। ओके, now next, at the same time, allocating the contract to her brother might bring changes of favoritism against her and tarnish her image. The hospital management trusts her fully and would support any decision of her. अब साफ सी बात है, अगर उसके ब्रदर को बिड मिलती है तो कहीं ना कहीं ये एक एलिगेशन लगेगा फेवरेटिज्म का, और उसकी जो इमेज है उसको भी कहीं ना कहीं डेंट कर सकता है। बट साथ ही साथ जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ट्रस्ट है वो उसको फुली इस चीज़ को कैपेबल समझती है स्नेहा को कि भाई आप जो भी डिसीजन लोगे हम आपके साथ हैं। ओके, दिस इज द केस स्टडी। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया हम वो देखते हैं। व्हाट शुड बी स्नेहा's कोर्स ऑफ एक्शन? नंबर 1। 2, हाउ वुड शी जस्टिफाई व्हाट शी चूजेस टू डू? सेकंड क्वेश्चन, in this case how is medical ethic compromised with vested personal interest? This is third। ओके, चलिए अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर अगर आपने एथिक्स अच्छे से पढ़ा है और सिलेबस याद है, वहां पे एक टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो केस स्टडी है उसी की एप्लीकेशन के ऊपर है। ओके, तो जब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो केस स्टडीज में तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हो? इंट्रोडक्शन में आप स्टार्ट करते हो स्टेक होल्डर से। स्टेक होल्डर मतलब किस किस का इंटरेस्ट या स्टेक्स इस केस स्टडी में है। सो नंबर 1, स्नेहा सीनियर मैनेजर एंड प्रोक्योरमेंट हेड। Second, Sneha's brother who is also a vendor. Third, hospital management. Fourth, other competing vendors. They are also involved in the bidding process. Fifth, patient and their families. The hospital is creating for whom? It is for the patient and their families. Sixth, doctor and medical staff, definitely. And last, hospital staff and procurement committee member. These all are the stakeholder in the above case study. Okay, now let's come to the first question. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट शुड बी स्नेहा's कोर्स ऑफ एक्शन। सबसे पहले कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए। कोर्स ऑफ एक्शन सिंपली मींस व्हाट आर द स्टेप्स शी नीड्स टू टेक। इट डजंट मीन व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू द स्नेहा। रिमेंबर दिस थिंग, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ बच्चे इस चीज में कंफ्यूज करते हैं। सो क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, मतलब कैसे स्टार्ट करेगी। नंबर 1, डिक्लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। स्नेहा शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द हॉस्पिटल मैनेजमेंट अबाउट हर पर्सनल इंटरेस्ट with one of the bidder, which is her brother. This will ensure transparency and also build trust in the process. Second, offer to recuse herself. She should voluntarily offer to step down from the procurement committee to avoid any bias, perceived or actual. This protect the credibility of the selection process. अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप रेगुलर न्यूज़ पढ़ते हो, ये जजेस से रिलेटेड है, ये आप न्यूज़ पढ़ते हो कि XYZ जज recuse himself from the hearing। ठीक है, जैसे एक बड़ा कुणाल कामरा का फेमस केस है जो DY चंद्रचूड़ है जो हमारे रिटायर्ड CGI हैं। तो कुणाल कामरा ने एक ट्वीट किया था CGI के अगेंस्ट। अब वो क्या होता है,
उनके डेफेमेशन का केस चल रहा है और वो उन्हीं के पास आ जाता है। तो सीजीआई कहते हैं भाई देखो ये ट्वीट मेरे अगेंस्ट हुआ है और अगर मैं इसको सुनता हूँ तो कहीं ना कहीं ये बायसनेस शो करेगा कुणाल कामरा के अगेंस्ट। तो वो क्या करते हैं अपने आप को रेक्यूज कर लेते हैं। तो ये चीजें वो भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। तो ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं अगर आप न्यूज़पेपर डेली रीड कर रहे हो, अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में नहीं भी पता इसके सोल्यूशन के बारे में, तो भी आप इजिली लिख सकते हो। ओके, नाउ शी हैज offer to recuse from the decision making process, but now consider hypothetically, what if the hospital management asks her to continue? Then what should happen? She should involve other committee member in all decision making and it should be based on the voting. ओके लाइक जो जैसे अगर मान लीजिए 10 बंदे हैं कमेटी में और अगर कोई बिडर को सिलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो उस पर वोटिंग के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि एक डिसीजन अकेले इंसान का स्नेहा का होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं फेयर ट्रीटमेंट की बात आ जाती है। Second, ensure all bids are evaluated based on merit, cost benefit analysis, technical specification and vendor credibility. अब इन सभी फैक्टर को ध्यान में रख के आप इवेल्युएट करोगे भाई कौन सा हमें वेंडर सेलेक्ट करना है और कौन सा नहीं करना। कौन सा मेरिट हो गया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया, जो पैसों की बात आ गई है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या वो फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वेंडर क्रेडिबिलिटी। वेंडर क्रेडिबिलिटी मीन्स भाई ये कितना रेप्यूटेड है, पहले अगर इसे अगर कोई सामान लिया गया है क्या इसकी क्वालिटी सही थी घटिया थी किस हिसाब से थी, तो एक क्रेडिबिलिटी होती है मार्केट में, उसको भी चेक किया जाए, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाए और वो भी किसके बेसिस पे, सभी मेंबर्स को इन्वॉल्व करके। ओके, नाउ स्टेप 4, डॉक्यूमेंट ऑल स्टेप्स, maintain written record of all meeting, evaluation and justification for the final selection to ensure post facto accountability. कंसीडर करिए ये बात बाद में पता चलती है किसी न्यूज़पेपर में कहीं ना किसी तरह जो इसकी रेपुटेशन को डेंट कर सकता है, तो ये एज अ प्रूफ काम करेगा कि भाई हमने ऐसा नहीं किया है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो फेयर है, इम्पार्शल है और ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भी रैंडम इंसान को या किसी को फेवर किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक चेक का काम करेगा कि आपके पास सभी के सभी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। हाउ वुड शी जस्टिफाई व्हाट शी चूजेस टू डू? नंबर 1, upholding integrity and professionalism. How she can do that? By disclosing the conflict of interest and offering to step aside, which she did. Number 2, preserving fairness. अब एक ऑप्शन कहीं ना कहीं स्नेहा के पास ये भी था कि वो अपने ब्रदर को रिक्वेस्ट करके भाई तू इस बिड का पार्ट मत बन क्योंकि मैं सिलेक्शन कमेटी का प्रोसेस हूँ, कहीं ना कहीं मेरी रेपुटेशन को डेंट कर सकता है। बट एक ये भी देखो ना, ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस नहीं होगा उसके ब्रदर के साथ, स्पेशली जब जब उसका ब्रदर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसकी कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, लॉसेज में चल रही है, तो उसने कहीं ना कहीं एक फेयर ट्रीटमेंट की भी बात करी है। ठीक है, जब ये इसने अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्क्लोज किया है। थर्ड, maintaining reputation. This approach protect both her personal and professional reputation and safeguard institution credibility. How? अब मान लीजिए इन फ्यूचर कोई इस डिसीजन को डिस्क्लोज करता है कि भाई ऐसे ऐसे स्नेहा बीडिंग का प्रोसेस थी और किसी को सिलेक्ट किया गया है और इस डिसीजन को क्वेश्चन किया जाता है। अब क्योंकि उसने हर रिकॉर्ड मेंटेन किया है, उसमें हर चीज मेंशन है, तो कोई उसकी रेपुटेशन को डेंट नहीं कर सकता और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी भी इससे इंक्रीज होती है। लास्ट, एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव सपोर्ट फॉर ब्रदर। अब एज अ सिस्टर उसका अपने ब्रदर के लिए भी कंसर्न होगा, उसको पता है भाई उसके ब्रदर का बिजनेस अच्छे से काम नहीं करना, तो वो क्या कर सकती है, वो किसी दूसरे मीन के थ्रू अपने ब्रदर को हेल्प कर सकती है रादर देन एक फेवर देके कि भाई ये बिडिंग है, ठीक है, इसमें मैं तेरे को हेल्प कर देती हूँ, इससे क्या होगा, तेरे को टेंडर मिल जाएगा और हॉस्पिटल मैनेजमेंट से पैसे मिल जाएंगे और तेरा बिजनेस फिर से चल जाएगा। नहीं, ये गलत है। एज अ सिस्टर उसको कोई और तरीके से अपने ब्रदर की हेल्प करनी चाहिए। हाउ इज मेडिकल एथिक्स कॉम्प्रोमाइज विद वेस्टेड पर्सनल इंटरेस्ट? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मान लीजिए स्नेहा अपने ब्रदर को फेवर कर देती है, तो कौन कौन से मेडिकल एथिक्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं? नंबर 1, कॉम्प्रोमाइजिंग पेशेंट केयर और यू कैन से पेशेंट सेफ्टी। If equipments are procured based on personal interest rather than the quality and performance, it may endanger patient's safety. Number 1. Number 2, it will lead to loss of institutional trust. Why? Consider करो कि ये बात पता चलती है स्नेहा ने अपने ब्रदर को फेवर किया है, ठीक है, और जो उसका ब्रदर है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू से गुजर रहा था, तो इसका शक कहीं ना कहीं पब्लिक में आएगा कि भाई ये जो इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, सही नहीं है। ठीक है, क्या पता इन्होंने फॉल्टी इक्विपमेंट यूज की है। अब इससे तो ट्रस्ट खत्म होगा इस पर्टिकुलर जो कंपनी है या हॉस्पिटल है, साथ ही साथ जो दूसरे हॉस्पिटल है उनको भी क्वेश्चन किया जाएगा कि कहीं ऐसा वहां भी ना चल रहा हो। आई होप आप ये समझ पा रहे होगे। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा करती है, वो फेवर करती है अपने ब्रदर को, तो ये लॉस ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट होगा।
मोरल हैजार्ड एंड persistent। मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि कंसिडर करिए आपने कोई एक बार इमोरल एक्ट कर दिया, चांसेस आप वो दोबारा भी करोगे, क्यों? क्योंकि आपने एक बार उसको जस्टिफाई कर दिया है। सेम चीज़ ऐसा है भाई, एक बार ये करप्ट प्रैक्टिस हॉस्पिटल में आ गई तो चांसेस है अगर दोबारा सेम कंडीशन क्रिएट होती हैं तो वहां पे करप्ट प्रैक्टिस होगी ही होगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक नई शुरुआत कर रहा है करप्ट प्रैक्टिस की उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। ठीक है। लास्ट, वोलेशन ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो अदर कंपिटिटर हैं, ठीक है, वेंडर्स हैं, और जो डिजर्विंग वेंडर है, जो क्वालिटी इक्विपमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, अब उनको तो मौका नहीं मिला। अब क्योंकि वो अच्छे इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, किसके लिए करवाते हैं? पेशेंट के लिए करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में वो पेशेंट की सेफ्टी से लिंक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा वोलेशन ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस, जो अदर डिजर्विंग वेंडर है उनको मौका नहीं मिला। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इन केस स्टिल कोई डाउट है, कोई सजेशन है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और साथ ही साथ आप मेरा RS एथिक्स चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।